मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक 3 या 4 साल की बच्ची थी। उसके साथ उसके ताऊ जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलने के बहाने, स्कूल छोड़ने के बहाने, कभी चीज दिलाने के बहाने वो ऐसा करते थे। और उस बच्ची को बिल्कुल समझ नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर बच्चा नॉर्मल है तो उसकी आंखें भी फोड़ दी जाएंगी, उसे लंगड़ा भी कर दिया जाएगा, ताकि जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी बच्चे की, उतना ज़्यादा भीख मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। हमें कॉल आता है कि आपकी स्कूटी का नंबर मुझे पता है और आप कितने बजे कहाँ निकलते हो, कैसे जाते हो, ये भी हमें पता है, तो बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाएं। जब 24 घंटे आपको ये एहसास दिलाया जाए या आपको ये घुटन हो कि बेटी में क्यों जन्म हो गया, कितना बड़ा पाप है बेटी के रूप में जन्म लेना, तब ये घुटन धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक आपके अंदर क्रांति या समाज में थोड़ा भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं बिहार के गया जिले से आती हूँ। मैंने बचपन से ही अपने आसपास इतनी बंदिशें देखी, घरेलू हिंसा, हर तरफ चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना, कि आपको हर समय ये महसूस हो कि बेटी में जन्म क्यों हो गया, क्यों भगवान ने एक नारी बना के भेजा। और जब एक सीरियल आया कि अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो, दिमाग में हर वक्त यही आता था कि क्यों कभी भी बिटिया ना कीजो। बस यही आता था कि कोई जन्म बेटी का ना मिले और किसी और को भी बेटी मत दो, बस यही ख्याल आता था। दिल्ली में मैं महिला व बाल विकास विभाग में एज अ काउंसलर काम कर रही थी और एक रोज मैं ऑफिस से जब घर आ रही थी तो एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 6 या 7 साल की, मेरे पास आती है कि दीदी कुछ खिला दो या पैसे दे दो। और मेरी एक आदत है कि जब भी कोई बच्चा या कोई ऐसे लोग जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से या जो बिल्कुल अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है, जब मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ उनसे। ऐसे में मैंने उस बच्ची को थोड़ा सा कंफर्टेबल किया और उसके बाद मैंने उससे बात करी कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। तो जब बुरा स्पर्श सुना उस बच्ची ने, उसकी आंखों से आंसू आ गया और उसने कहा, दीदी मेरे साथ तो ये हुआ है। एक अंकल हैं, वो मुझे पार्क में ले गए थे, उन्होंने मेरी पैंट उतारी और उन्होंने, उस बुड्ढे ने अपनी उंगली से उस बच्ची के साथ गलत हरकत की और उसके बदले में उसको एक कुरकुरे चिप्स का पैकेट दिया। और ये जो घटना थी उसकी बात इसने मुझे अंदर तक हिलाया कि 10 रुपए के चिप्स या एक छोटा सा खाना या कितनी भी बड़ी लग्जरी चीज हो, एक छोटे बच्चे को, शायद जिसको अभी ये बोध भी नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है या क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, उसके साथ ये हो रहा है। उसकी बेसिक नीड, हम ह्यूमंस की बेसिक नीड है हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट, उस बेसिक नीड के लिए उसको ऐसे किया जा रहा है। इस बच्ची से बात करने के बाद मेरे इस सामाजिक कार्य और एनजीओ की शुरुआत होती है। जब मैं WCD में थी तब मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक 3 या 4 साल की बच्ची थी। उसके साथ उसके ताऊ जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलके बलात्कार किया था। खेलने के बहाने, स्कूल छोड़ने के बहाने, कभी चीज दिलाने के बहाने वो ऐसा करते थे। और उस बच्ची को बिल्कुल समझ नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जब हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, उस बच्ची से बातचीत करनी थी, उसको CCI पहुंचाने के बाद, बाल गृह जिसको कहते हैं, तो बच्ची ने बस मुझे इतना बोला, दीदी दर्द हो रहा था, ताऊ जी ना बीड़ी पी रहे थे और वो उससे कुछ नीचे कर रहे थे। उसको कुछ नहीं पता, उसके ताऊ जी बीड़ी पीते थे या जो भी वो धूम्रपान करते थे और उस सिगरेट बट से भी उसको अपनी 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 सगी भतीजी को वो असॉल्ट करते थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए इतने घातक हैं। इसके बाद बच्चों को बेगिंग नेक्सस में ढकेला जाता है। इस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसको बेगिंग के लिए भी सड़क पे छोड़ दिया गया। अगर मैं बेगिंग की बात करूं तो हम अक्सर देखते हैं सिग्नल पे कि एक माँ होती है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है जो हमेशा सो रहा होता है। उसका ये बच्चा अपना है ये जरूरी नहीं है, वो बच्चा कहीं से ट्रैफिक करके कहीं से उठा के लाया गया है। और बच्चा जितना ज्यादा छोटा होगा, ट्रैफिकर की उतनी बड़ी लॉटरी लगेगी। जब मैंने बेगिंग के नेक्सस पे काम करना शुरू किया, मैंने इन बच्चों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेके, प्यार से समझा के, बात करके इनसे पूछा, बच्चों ये भीख मांगते हो कौन कहता है? पापा मम्मी कहते हैं। बच्चों ने बताया, नहीं दीदी,
10 नंबर गली में एक अंकल आते हैं, हमें बता देते हैं कि हमें कितना कमाना है और फिर हमें अलग-अलग एरिया में छोड़ देते हैं। अलग-अलग गलियों में, अलग-अलग मेट्रो स्टेशंस पे छोड़ दिया जाता है। अगर बच्चा नॉर्मल है, तो उसकी आँखें भी फोड़ दी जाएँगी, उसे लंगड़ा भी कर दिया जाएगा, ताकि जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी बच्चे की, उतना ज़्यादा भीख मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। इसके अलावा बच्चों को ट्रांसजेंडर तक बनाया जाता है थ्रू सर्जरी, ताकि वो अच्छे से और इस चीज़ में बेगिंग इंडस्ट्री में भीख माँग सकें। एक बहुत ही नामी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे का केस आया हमारे पास, जिसके मिसिंग की कंप्लेंट थी। बच्चा मिसिंग था, ट्रिप पे गया अपने दोस्तों के साथ, वापस नहीं आया और एक दिन वो एम्स में मिला। उसकी सर्जरी हो रही थी जेंडर चेंज की, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और वो एम्स में भर्ती कराया गया। इसके अलावा जो बच्चे 3 से 4 साल के हो जाते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जब हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, ताकि उनको सिग्नल से उठा के बेगिंग जो कर रहे हैं वो वहाँ से हटा के उनको बाल गृह में डाला जाए। बच्चे बताते हैं अपने मुँह से कि उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे ताली बजानी है, कैसे मेकअप करना है। ऑटो में अगर दीदी भैया बैठे हैं तो उनको कैसे अप्रोच करना है कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, साथ में सुंदर लग रहे हो, आपके बच्चे होंगे। एक किन्नर बच्चा जो 15-16 साल का होगा, वो ट्रैफिक होके जीबी रोड में आया था, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ मेल फीमेल्स पे नहीं, इनफैक्ट जेंडर न्यूट्रल है, ये सारे जेंडर्स का होता है। तो मैं उनके रेस्क्यू के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलना था, हमें लीड मिली, तो मैं जीबी रोड गई। वहाँ मैं उन औरतों से मिली जो प्रोस्टिट्यूशन के चंगुल में फंसी हैं। वहीं पे एक केस आया था असम की बच्ची का। असम की उस बच्ची के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वहाँ पे जो ट्रैफिकर था, उस बच्ची को प्यार के झांसे में फंसाता है। ये कहता है कि मैं परिवार बनाऊंगा, तुम्हें फिर से परिवार मिलेगा, हम दिल्ली चलेंगे, वहाँ पे कमाएंगे। और दिल्ली में कमाना एक बहुत बड़ा लग्जरी माना जाता है, स्पेशली ऐसी जगहों पे। सबको लगता है दिल्ली जाके तो सब राजा ही बन जाते हैं। वो बच्ची फिर से यहाँ आई, वो सपना लेके कि चलो परिवार मिल जाएगा, पति मिलेगा, बच्चे होंगे, फैमिली आगे बढ़ेगी। उस बच्ची को ला के यहाँ उसने अपने पास रखा, शादी का नाटक किया। उसके बाद उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, स्पेशली मेल, या जो भी वहां पे था उस घर के आसपास, जो उसका फ्रेंड सर्कल और जो भी, सब ने उसके साथ बलात्कार किया। और उस लड़के की पहले से भी 2 शादी हो रखी थी। जब हम उस केस पे पहुंचे, वहां पे बात करी, बाकी दोनों बीवियों का यही कहना था कि क्या हो गया, होता है ऐसा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और जो बच्ची थी वो पूरी तरीके से जिंदा लाश बन चुकी थी। ना हंसना न रोना, आप उससे कुछ भी पूछो, नाम पता, क्या हुआ, कहीं चलना है, यहाँ से निकलना है, वो कुछ रिस्पॉन्ड करने के स्थिति में ही नहीं थी। क्योंकि आप जिसको पति मानने वाले हो, आपका ससुर, आपका भसुर, देवर, उसके जितने दोस्त हैं, सब आपको नोच रहे हैं, तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी। ऐसे ही एक केस और आया हमारे पास, जहाँ पे खुद के भाई ने बेटे की लालच में अपनी बहन का शोषण किया। एक बच्ची जो 10वीं क्लास में थी, अपना मैट्रिक जो उसका एग्जाम था दे के वो बाहर निकली, उसके जो फुफेरे भैया थे वो आए उसको स्कूल के गेट पे लेने कि चलो अब छुट्टी होने वाली है। भैया ने कहा चलो साथ में, वो तैयार हो गई। वहां पे उसके भाई ने उसका तब तक शोषण किया जब तक कि वो बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होगी। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक अंधविश्वास के चक्कर में। जिस भाई ने किडनैप किया था उसको बेटा नहीं हो रहा था, और किसी बाबा ने, किसी पीर फकीर जो भी थे, उन्होंने कहा कि तुमको अपनी बहन के साथ संबंध बनाना होगा, तब होगा बेटा। और इसमें पूरी फैमिली की स्वीकृति थी, वो वाइफ, माँ, सब अग्री हैं। उस बच्ची को 9 महीने तक बंदी बना के रखा गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। 10वीं क्लास, कितनी उम्र होती है, 15 साल, 16 साल, इससे ज्यादा नहीं। हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल्स में हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा ऐसा एक केसेस है, ऐसा एक कोई केस है, इस बच्ची का सारा डिटेल दिया जाता है। तो हमें रात में 2 बजे कॉल आता है कि जिस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो आज एम्स में है, उसकी डिलीवरी हो रही है। जब हम वहाँ गए, हम वहाँ पहुँचे, उस बच्ची को, उसका सारा जो भी मेडिकल प्रोसेस था वो पूरा हुआ। बच्चे को और उस बच्ची और उसके हुए उस नवजात बच्ची को, दोनों को बाल गृह में भेजा गया, सुरक्षित।
अब जो उसका भाई था उसको जेल में डाला गया है, कस्टडी में डाला गया है, लेकिन आज भी वो इसी रट में रहता है, मुझे जेल भेज दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे बाबा ने बोला था बेटा ही होगा और बेटा हुआ है, मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसकी बीवी, सभी लोग। अब खुद सोचो, अपना भाई, अपना ताऊ, किस पे हम भरोसा करें। हमें एक लीड आई कि एक बच्ची को रात के 2 बजे बेचा जा रहा है। जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो एक ऑटो वाला था जो उस बच्ची को अपने गोद में बिठा के उसका सर सहला रहा था, उसको बरगला रहा था, इनफैक्ट उसको नशे की हालत में रख के अपने पास बेचने की तैयारी में था। कितना सिंपल लगता है ना कि कोई ऑटो वाला भी ट्रैफिकर हो सकता है। अब जब हमने उस बच्ची को रेस्क्यू किया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, पुलिस जो भी प्रोसेस होता है वो सब पूरा किया, उस ट्रैफिकर ने हमारे घर का एड्रेस पता किया। कैसे उसको पता चला मुझे नहीं पता, एक्चुअली ये लोकल का ही केस था, तो आजकल एड्रेस पता करना कोई बहुत भारी काम नहीं है। और वो आके हमारे घर पे स्टोन पेल्टिंग, मुझे ये तक बोला गया कि तुम यहाँ रहती हो, अपनी चिंता नहीं है बट तुम्हारी बहन भी रहती है, तुम ये सोच लो। तो जब तक बात खुद पे होती है बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात फैमिली की आती है तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है। इसके अलावा हमें कितनी बार कॉल भी आते हैं। हम एक कानपुर का केस कर रहे थे जहाँ पे एक फैमिली थी जिसमें 7-8 बेटियां थी, तो अपने फादर ने लड़की के मामू के साथ मिलके उसको बेचा। उस लड़की को अजमेर ले गए, वहाँ से जयपुर लाए, जयपुर से दिल्ली लाया, दिल्ली से मेरठ लाए, फिर वापस दिल्ली के सीलमपुर में रखा। ऐसे वो उसको घुमा रहा था। और अपने फादर ने इसलिए बेचा क्योंकि उनकी बड़ी बेटी ने भाग के शादी की थी और ये जो बच्ची थी ये भी किसी लड़के से स्कूल से आते वक्त बात कर रही थी, इसलिए उनको अपनी इज्जत बचानी थी और थोड़े पैसे भी कमाने थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया। जब हम इस केस पे काम कर रहे थे, उस बच्ची को बचाने की कोशिश में लगे थे, तो हमें कॉल आता है कि आपकी स्कूटी का नंबर मुझे पता है और आप कितने बजे कहाँ निकलते हो, कैसे जाते हो, ये भी हमें पता है, तो बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाएं। तो हमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं, ऐसी धमकियां भी मिलती हैं, कितनी बार घरों पे पत्थर भी फेंके जाते हैं, लेकिन ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि जब जंग शुरू की है तो इसको अंत तक तो लेके ही जाना है। और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी है, जिसमें बहुत छोटी सी लाइक माइंडेड टीम है जिनको सच में लगता है कि हाँ कुछ करना है, या किसी को देख के सच में एम्पैथेटिक फील होता है। अभी हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है वो गाजीपुर में जो कूड़ा मंडी है, वहाँ के बच्चे बताते हैं कि उन्होंने 6-6 महीने से नहाया नहीं है, उनके शरीर पे परत जमी होती है, वो कूड़े में से ही उठा के कुछ खा लेते हैं, उनके माँ बाप उनकी पिटाई करते हैं अगर वो बच्चा घर में सिर्फ 100 रुपये लेके जाएगा। उनको टारगेट है, खुद अपने माँ बाप ये टारगेट देते हैं कि आपको मिनिमम 300 लेके आना है घर में। बहुत कुछ हुआ तो चलो 200, बट अगर इससे कम हुआ, सिर्फ 100 रुपये या 50 रुपये लेके गए, तो उनकी बिल्कुल बुरे तरीके से पिटाई होती है। तो अभी हम उन बच्चों के लिए एक टेम्पररी शेल्टर और बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटी जो का इंतज़ाम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। मैं हमारी सभी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सेफ रहिए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, और ये लड़कों के लिए भी है, क्योंकि जब हम क्राइम की बात करते हैं, जैसे जब हम डोमेस्टिक वायलेंस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में विक्टिम के रूप में एक महिला का ही चेहरा नज़र आता है। वैसे ही जब हम रेप या सेक्सुअल अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फिर से विक्टिम के रूप में एक महिला का ही चेहरा नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी क्राइम कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज़ अवेयर रहिए, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने आसपास अपने आप को या हमारे माता पिता, टीचर्स खुल के हमें सेक्सुअलिटी एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। हमें अपने शरीर के बारे में, जो हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से जो अट्रैक्शंस हो रहा है, प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, जब वो हमें समझाया जाएगा, तब हम अपने टेम्पटेशंस पे, हो रहे एक्सट्रीम अट्रैक्शंस पे कंट्रोल कर पाएंगे और अपने शरीर को समझेंगे, और फिर शायद ऐसे छलावों में नहीं पड़ेंगे। मैं जोश टॉक आशा का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें मंच दे रहा है कि हम अपनी आवाज़, हम ये जो भी मैसेज है, सोशल मैसेज, अवेयरनेस मैसेज, ये हम लोगों तक पहुँचा सकें। ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।